Hello friends, J.M. Patel College Bhandara, Department of English welcomes you again in this digital classroom. Let us resume our discussion on figure of speeches. हम figure of speeches पे बात कर रहे थे. आज हम इसी टॉपिक को आगे शुरू करते हैं. बहुत सारे figure of speeches को हमने इसके पहले डिस्कस किया. कुछ figure of speeches ऐसे हैं जिसे जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है. फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन ये बहुत आसान फिगर ऑफ स्पीच है जो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है. फिगर ऑफ स्पीचेस की पढ़ाई करते समय जो सबसे आसान फिगर ऑफ स्पीच है उन्हें पढ़ लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आप किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को आसानी से समझ पाते. सिमिली पहले पढ़ लीजिए, पर्सोनिफिकेशन पढ़ लीजिए, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, उसमें एपोस्ट्रोफी है, ऐसे कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस है, इवन इंट्रोगेशन है. ऐसे फिगर ऑफ स्पीचेस आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है. उसमें एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन. इट इज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस और इफेक्टिव इफ नॉट ओवरडन. अब एक ही सेंटेंस में बार बार एक शब्द रिपीट होते हुए दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन है. द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन द पोएट्री. पोएट्री में इस प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई देते हैं. जैसे यहाँ पर एंशिएंट मैरिनर की लाइन है, अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाइड वाइड सी. अब यहाँ पर अलोन अलोन शब्द बार बार पोएट ने यहाँ पर रिपीट किया है. जब आपको ऐसा लगने लगे कि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन है. रीजन कैसे लिखना है आपको पता है. The given lines carries the figure of speech repetition because the word alone is repeatedly repeated in this stanza or in these lines. इस प्रकार से आप रीजन लिख सकते हैं. दूसरा है आइडेंटिकल स्टेटमेंट. ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. हमने पहले भी कहा था बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमने सुने नहीं, डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, पर हमारे नॉलेज में होना जरूरी है इसलिए हम बता रहे हैं. It is an indirect way of stating a fact that is not apparent on the surface. जो चीज डायरेक्टली नहीं बताएगी उसको इनडायरेक्टली कहने का एक तरीका है जिसे आइडेंटिकल स्टेटमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what I have written, ये न्यू टेस्टामेंट की लाइन है. If you fall, but the cause being the cause of God, you will not fail. फिलिप द्वारा कही गई लाइन है. अब ये कुछ फिलोसॉफिकल लाइंस लगती है और ये डायरेक्टली कही भी नहीं गई है, इनडायरेक्टली कहने का तरीका है. इस प्रकार से ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है. और एक इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड बेस्ड है. यहाँ से कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस हम साउंड वाले समझने की कोशिश करेंगे जहाँ साउंड का होना इम्पोर्टेंट होता है. उसमें सबसे आसान और इम्पोर्टेंट है ओनोमोटोपिया. ये फिगर ऑफ स्पीच समझने में बहुत आसान है, सिर्फ स्पेलिंग इसकी याद करना कठिन है. तो पहले आप स्पेलिंग याद कर लीजिए. अगर एग्जामिनेशन में लिखने की नौबत आई तो आपको फिगर ऑफ स्पीच तो आता है पर स्पेलिंग ही नहीं आती तो आपका आंसर गलत हो सकता है. इसलिए ओनोमोटोपिया की स्पेलिंग भी देख लेना ध्यान से. इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड और इको द सेंस. साउंड प्रोड्यूस करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं. इंग्लिश पोएट्री की एक खासियत है या किसी भी पोएट्री की एक स्पेशलिटी है जहां साउंड को शब्दों द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है. वर्ड्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस साउंड एंड देयरफॉर अ मर्मरिंग विस्पर थ्रू द nunnery ran. I heard the water lapping on the crag and the long ripples washing in the reeds. इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स वहां पर आते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. थर्ड थर्ड ऑफ द डोर, हुश हुश ऑफ द वॉशिंग मशीन, थंडरबोल्ट की आवाजें है, हवाओं का बहना है, चेन्स का रैटलिंग साउंड है. ये बहुत सारे एग्जाम्पल ओनोमोटोपिया की श्रेणी में आते हैं. दूसरा है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ओनोमोटोपिया एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहने वाले फिगर ऑफ स्पीचेस से.
रिपीटेशन में साउंड रिपीट होते हैं, एलिट्रेशन में कुछ वर्ड्स कुछ अल्फाबेट रिपीट होंगे, रिपीटेशन ऑफ वन और मोर सिमिलर लेटर्स कुछ लेटर रिपीट होते हैं इन अ सक्सेसिव वर्ड्स। दिस इज फ्रीक्वेंट इन वर्ड्स बट इज नो लॉन्गर अ गुड फिगर इन प्रोज। अब ये प्रोज स्टाइल का हिस्सा तो नहीं है, जनरली फिगर ऑफ स्पीच सीख रहे हैं, ये जनरली एम्प्लॉय होते हैं पोएट्री में, पर प्रोज में होते ही नहीं है ऐसा नहीं है। पर कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो ज्यादा बेहतर लगते हैं वो पोएटिक फॉर्म में ही होते हैं, जैसे द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू। जैसे ब्लू फ्लू, यहाँ पर साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ बी साउंड भी रिपीट हो रहा है। द फरो फॉलोड फ्री, एफ साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर, साउंड बाय द शोर लैपिंग विद द लो। इस प्रकार के अल्फाबेट्स लेटर्स जहां पर रिपीट होते हैं समझ लेना कि फिगर ऑफ स्पीच रिपीट एलिट्रेशन है। रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है, एलिट्रेशन में एक लेटर रिपीट होता है। एक और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है राइम जिसे कहते हैं। इसका प्रोज से कोई लेना देना है नहीं, प्रोज में राइमिंग नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते। कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो लिखते हैं प्रोज भी राइमिंग के साथ लिखते हैं, पर जनरली इट इज एसोसिएटेड विद पोएट्री। और कुछ लाइंस पढ़ने के बाद में ऐसा लगने लगता है कि कवि ने राइमिंग मेंटेन किया। द टू मेन दो ऑफ कोर्स वेल नो टू ईच अदर बाय नेम एंड फेम हैड नेवर मेट। अब ये फोर्टनाइटली रिव्यू में एक सेंटेंस आया था, यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस बाय द नेम एंड फेम, इस प्रकार के इंप्रेशंस ये बताते हैं कि राइमिंग इसमें भी है। तो कभी कभी प्रोज स्टाइल में भी आपको राइमिंग दिखाई दे तो समझ लेना कि फिगर ऑफ स्पीच राइम है उसमें। प्ले अपॉन वर्ड्स, ये दूसरा शब्द है फिगर ऑफ स्पीच पन के लिए। हमने इसके पहले ही पन की बात की थी, जहाँ एक ही शब्द के डबल मीनिंग निकलते हैं उसे हम पन कहते हैं, उसे प्ले अपॉन वर्ड्स भी कहते हैं। कंसिस्ट इन यूजिंग सम वर्ड इन डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग with the same sentence, within the same sentence. For example, he weighs his words as carefully as the apothecary weighs his drugs. He kept spirits up by pouring spirits down. अब यहाँ पर kept spirits up, pouring spirits down, ये दोनों शब्द अलग अलग मीनिंग से आए हैं, अलग अलग मीनिंग बताते हैं एक ही शब्द का, इसलिए प्ले अपॉन वर्ड्स शब्दों का खेल रहता है। कभी अपने तरीके से शब्दों से खेलता है, इसलिए उसे प्ले अपॉन वर्ड्स कहते हैं। ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है एक इमेज को ट्रांसफर करके दूसरे इसको देना। उपमाओं का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन द फिगर ऑफ स्पीच एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड, दैट पर्टिकुलर एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वर्ड टू विच इट प्रॉपरली बिलोंग्स टू सम वर्ड क्लोजली कनेक्टेड विथ। जो एक कनेक्टेड वर्ड है उसके साथ वो शब्द एक्सचेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स his very way, ग्रे की लाइन है, it is not the way that the weary but the plow। अब यहाँ पर वेरी क्या है, the plowman homeward plots his very way। अब रास्ता थका हुआ है कि प्लोमैन का प्लॉट थका हुआ है ये इसमें क्लियर नहीं होता, इसलिए जब ट्रांसफर किया जाता है तो इंसान के थकने की क्वालिटी को ग्रे ने यहाँ पर वे को ट्रांसफर कर दिया तो वे वेरी हो गया थका हुआ। इस प्रकार से ट्रांसफर एपिथेट होता है। दूसरा एग्जांपल है टॉस फ्रॉम साइड टू साइड ऑन स्लीपलेस बेड। अब स्लीपलेस दिस वर्ड कम्स फॉर अ पर्सन, ये पर्सन के लिए आता है जिसको नींद नहीं आती, पर उस स्लीपलेस एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया बेड के लिए। स्लीपलेस आदमी हो सकता है बेड नहीं, पर उस एपिथेट को ट्रांसफर किया बेड के लिए, इसलिए उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। It is of course not the bed, but the man who is sleepless. Therefore, this example will definitely help you to understand figure of speech transferred epithet. कुछ figure of speeches जो बार बार poems में आते हैं और इनके बिना poems हो नहीं सकती, उसे हम personification कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द की inanimate things जो होती है, lifeless things होती है, they are spoken as having life or intelligence। जैसे मनुष्य की तरह वो बर्ताव करते हैं निर्जीव वस्तुएं, तब उन्हें हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मौत अपने ठंडे हाथ रखती है राजाओं के ऊपर। मौत के कोई हाथ होते नहीं, ना तो दिखते हैं, पर इंसानों के होते हैं, पर यहाँ हमने इंसानों की तरह इसकी कल्पना की है तो फिगर ऑफ स्पीच वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, बट लुक द मॉन इन रसेट मैंटल क्लैड
वॉक्स ओवर द ड्यू ऑफ योन हाई एसवर्ड हिल, शेक्सपियर की लाइन से। इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल्स में द आईसी फैंग वगैरह ऐसे शब्द आते हैं। मिल्टन ने भी नो लेस रिनोन देन वॉर इस प्रकार से इंप्रेशन दिया है। पर्सोनिफिकेशन बहुत आसान है आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन में। एपोस्ट्रॉफी एक आसान फिगर ऑफ स्पीच में आता है, जहां किसी भी प्रेजेंट या एब्सेंट वस्तु को, व्यक्ति को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है तो उसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, एड्रेस का मतलब होता है बुलाना, आह्वान करना। जब किसी भी व्यक्ति एब्सेंट जो है, एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है वहां पर, उसको अगर हम आह्वान करते हैं और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, तब जाके वहां पर फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओ डेथ, ओ माय सन, ओ माय गॉड, ओ टाइबर, इस प्रकार के शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाना कि उसमें फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी है। हाइपरबोल और एग्जाजरेशन के बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किया है। ये ओवर स्टेटमेंट है किसी भी घटना के बारे में, और आई बेग 1000 पार्जन्स, आई वुड रादर सी 100 डेट्स वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है हाइपरबोल में। एक इन्यूएंडो फिगर ऑफ स्पीच है। In this figure of speech, author's meaning is not plainly stated. It is merely suggested or implied or hinted, the intention usually by depreciatory. अब इस प्रकार के सेंटेंस में ऑथर के, राइटर के एक्सप्रेशंस को सिंपल तरीके से नहीं बताया जाता, वो अपने तरीके से बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, he must be well off by now because although he received only a small salary, he had charge of the cash. This author's book will live at least a year. इस प्रकार से अलग अलग तरीके से, अब थोड़ा सा एफोरिस्टिक स्टाइल समझ लीजिए, एफिमिज्म कह लीजिए, इस प्रकार के इंप्रेशंस इन्यूएंडो में भी आते हैं। हमने पहले भी कहा था कि एक ही सेंटेंस में एक ही फिगर ऑफ स्पीच के सिम्टम्स हो जरूरी नहीं है, अलग अलग प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। आयरनी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इज सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट इज मीन दो द वर्ड्स आर नॉट टू बी टेकन लिटरली। सेंटेंसेस जैसे दिखाई देते हैं उसका वर्चुअली वैसा मीनिंग होता नहीं है। इट इज द फिगर ऑफ प्रेज इंटेंडिंग सेंशर, इट लेंड्स बोथ इंटरेस्ट एंड सरप्राइज टू द एक्सप्रेशन। किसी को अपने शब्दों के माध्यम से सरप्राइज करना, अपनी बात को बहुत बखूबी कहना, ये आयरनी की खासियत है। थोड़ा सा पंजेंट, थोड़ा सा तीखा, इस प्रकार का ये चुभने वाला फिगर ऑफ स्पीच है। आई डोंट बिलीव इट एवर एंटर्ड हिज वाइज हेड। अब इस प्रकार के एग्जाम्पल एक प्रकार के आयरनी है, उसका मजाक उड़ाने के लिए भी इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। तो क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे ज्यादा आयरनी का यूज किया जाता है। आई शैल लूज नो टाइम इन रीडिंग योर बुक। इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं कि एक तो मैं आपकी किताब फटाफट पढ़ लूंगा, या फिर मैं एक भी समय नहीं दूंगा आपकी किताब पढ़ने के लिए। इस प्रकार के दोनों मीनिंग निकलते। तो आयरनी की ये स्टाइल एक खासियत है कि वो अपनी बात को बहुत बखूबी कह जाती है। He was the cleverest general that ever lost a battle. अब इस प्रकार के इंप्रेशंस आयरनी को लेकर आते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। लिटरटस एक पॉपुलर फिगर ऑफ स्पीच है। लिटरटस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नेगेटिव इज यूज्ड टू कन्वे द स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। लिटरटस में नेगेटिव आइडियाज की बात की जाती है, पर मीनिंग उसका पॉजिटिव बताने की कोशिश की जाती है। जैसे The man is no fool. The first flight across the Pacific was no small achievement. He is no dullard. अब ये सेंटेंसेस नेगेटिव है, पर उसके पॉजिटिव मीनिंग को बताने की कोशिश की गई है, तो फिगर ऑफ स्पीच लिटरटस हो जाता है। इंट्रोगेशन हमने कहा था कि जैसे फिगर ऑफ स्पीच एक्सक्लेमेशन है, फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रोफी है, या आसानी से पहचाने जा सकते हैं, वैसे फिगर ऑफ स्पीच इंट्रोगेशन है। जब आपको बार बार सवालों की झड़ी ऐसे दिखाई दे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स, तो आप समझ जाना कि वहां फिगर ऑफ स्पीच इंटरोगेशन है। कैन द इथोपियन चेंज हिज स्किन और द लेपर्ड स्पॉट्स, क्वेश्चन मार्क। ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, ओल्ड टेस्टामेंट पे लाइन की गई लिखी गई है। इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लव, इफ यू पॉइजन अस शैल वी नॉट डाई, एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। इस प्रकार के क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस का सीरीज यहाँ पर पोएट लेते हैं
जहां पर ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे, फिगर ऑफ स्पीच इंट्रोगेशन है, समझ लेना अब इसमें। एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच और है जिसे हम जाते जाते समझ लेते, जिसे हम चियास्मिस कहते हैं। A verbal pattern in which the second half of the expression is balanced against the first but with a part of the reversed. Example समझ लीजिए, फिर समझ में आएगा। The famous chef said, "The people should live to eat, not to eat to live." एक ही सेंटेंस में परस्पर दोनों एक्सप्रेशंस को बताने की बात की जाती है और पहले में जो पैटर्न है वो दूसरे में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो इसको हम फिगर ऑफ स्पीच चियास्मिस कहते हैं। अब ये सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है। आपको सिलेबस में जो है उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके लिए। अब जितने फिगर ऑफ स्पीच आपने सुने, इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आती है क्या, आप पहचान पाते हैं क्या, आप खुद का एग्जाम खुद ही लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल्स है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए, टाइम इज मनी वगैरह, ऐसे मेटाफर भी आपको बहुत दिखेंगे, कुछ सिमिली होंगे, कुछ एलिट्रेशन होंगे। जो आसान है उसको आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए। कम से कम एक स्ट्रॉन्ग फिगर ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके रीजन को आपको लिखना होता है। इस दो अलग अलग वीडियोस में हमने फिगर ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास किया। पर्पस यही था कि एग्जामिनेशन में हम फिगर